करें तो क्या आपको नहीं लगता कि आज भी सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में घूम रहे हैं गौवंश, और किसान के खेतों में भी हैं कि जो 50 किलो की यूरिया की बोरी आती थी आज वो 45 किलो की हो गई है। एक बयान आया था योगी जी का, उन्होंने कहा है चुनाव 80 बनाम 20 होने जा रहा है। योगी जी ने कहा था, तो इसका क्या मतलब? अभी तमाम ऐसी भर्तियां चल रही हैं जिसको लेके भी हंगामा हुआ है। छात्रों को पुलिस द्वारा इलाहाबाद में पीटा गया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। निजीकरण को सही मानते हैं या क्या, इसके बारे में क्या कहते हैं? निजीकरण को हम बिल्कुल सही मानते हैं। 5 सालों में सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। मुझे लगता है कि जितनी रोडों पर मैं चलता हूँ वो गड्ढा मुक्त है। लेकिन अब तक योगी जी ने 5 सालों में बिजली का बिल आधा नहीं किया, आज क्यों कर रहे हैं? हाथरस कांड हुआ जिसमें पीड़िता के शव को रात में जला दिया गया। हाँ, और जबकि सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के सपोर्ट में आरएसएस हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन जब रात में शव को जलाया गया, हिंदू धर्म के हिसाब से जहां तक हम लोगों को जानकारी है, रात में दाह संस्कार नहीं हो सकता, लेकिन हुआ। और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार थी और केंद्र में मोदी जी की सरकार थी। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष चौधरी और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा में। आज हमारे साथ हैं जो आरएसएस से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। आइए इनका परिचय जानते हैं और अब की बात देखते हैं कि जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं इसमें क्या जमीनी स्तर के मुद्दे होने वाले हैं पट्टी विधानसभा में। आप पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं विष्णुदत्त तिवारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, अधिवक्ता परिषद के लिए कार्य करता हूँ और कई प्रकार से अपने क्षेत्र में संभ्रांत लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि ग्रामीण स्तर पर जाता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ, उनकी समस्याएं जानने का, कार्य करने का प्रयत्न करता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते रहते हैं, लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं, तो अब की बार आपको क्या लगता है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और प्रतापगढ़ जिले में 5वें चरण में चुनाव होगा 27 फरवरी को, तो आपको क्या लगता है ग्रामीण स्तर पे कौन सी ऐसी समस्या है जो आपको नजर आई, जो अब की बार विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा आपको नजर लगता है कि अब की बार बड़ा मुद्दा है? पट्टी विधानसभा में ऐसा कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं है जिनके नाते लोग परेशान हों या समस्या से ग्रसित हों या किसी प्रकार की किसी को आपत्ति हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से जो प्रत्येक विधानसभाओं में विकास का कार्य हुआ वो सराहनीय रहा। पट्टी विधानसभा में वैसे तो आप जानते ही हैं कि प्रत्येक गांव में कुछ ना कुछ छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, कहीं नाली है, कहीं सड़क है, कहीं खड़ंजा बनना है। ये सारे मुद्दे तो रहेंगे हमेशा, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, किंतु ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिसके नाते भारतीय जनता पार्टी का विरोध होता हो या किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी ने जताई हो। नहीं, जैसा कि आपने बताया, लगातार जो विपक्ष में है इस समय समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव समाज पार्टी और तमाम कई पार्टियों का गठबंधन है, और सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार योगी सरकार पर इन आवारा सांडों को लेकर हमला बोलते रहे हैं, और जो जमीनी स्तर पे देखने को भी मिलता है, चाहे सड़कों पे देख लिया जाए, चाहे किसान के खेतों में देख लिया जाए, हमेशा की समस्या को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को, ओम प्रकाश राजभर को अपनी राजनीति चमकानी है, इसलिए ये सारी बातें वो करते हैं। सांडों का जो मुद्दा है वो सांड कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो हमारे आपके ही हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में ये समझाने में कामयाब रही कि ये सांड हमारे हैं, हमको अपने सांडों के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, उनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर आपको खुला छोड़ना है तो जो गो सेवा केंद्र बने हुए हैं आप वहां पर उनको लेके जाइए, छोड़िए, जो व्यवस्था हमारे यहाँ बनाई गई है। ये केवल बिना वजह के विवाद हैं जो खड़े किए जा रहे हैं, चुनावी मुद्दे बनाए जा रहे हैं, किंतु इससे किसी प्रकार का सुहेलदेव पार्टी को और समाजवादी पार्टी को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। नहीं, अगर बात करें तो क्या आपको नहीं लगता कि आज भी सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में घूम रहे हैं गौवंश, और किसान के खेतों में भी हैं? और अगर हम गौशालाओं की बात की जाए तो उनकी स्थिति भी बड़ी दयनीय रही है। लगातार लोगों को कई चैनलों के द्वारा दिखाया भी गया, अखबारों में प्रकाशित भी हुई खबरें कि वहां की स्थितियां सही नहीं हैं। कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति बनी रही कि वहां पे चारे की व्यवस्था भी समुचित रूप से उपलब्ध नहीं हो पाई। ये पट्टी विधानसभा की ही बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, इस पे क्या कहना चाहिए? इन सारे मुद्दों पर हमारे जो इनके लिए नियुक्त अधिकारीगण हैं, जो विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, वह सबने अपनी अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है, उस पर कार्यवाही चल रही है और सारी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। ये बहुत बड़ी व्यवस्था थी। आप राजस्थान जाइए, मैं अभी भी राजस्थान गया था, घूम करके आया। राजस्थान में तो आप रोड पर चल ही नहीं सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था है।
मध्य प्रदेश में भी जो है आप देखिए वहां पर कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई गई है कि गो केंद्र बनाए गए हैं, वहां पर सारी चीजें जाती। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी व्यवस्था है। ये जिनके ऊपर जिम्मेदारियां दी गई थी उन्होंने अपना कार्य जिम्मेदारी पूर्वक नहीं किया, जिसके नाते रोड पर सांड आए। नहीं, 5 साल तो पूर्ण बहुमत की सरकार रही, तो अब किसी दूसरे को तो इसका जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 5 साल पूर्ण बहुमत की सरकार रही। इसमें कहीं नहीं कहा भी नहीं जा सकता कि मतलब इन्होंने काम नहीं करने दिया या ऐसी कोई दिक्कतें आएगी जिससे हम इसकी समुचित व्यवस्था नहीं करवा पाए 5 सालों में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे जो विशेष स्थान है वह है लोगों की भावनाओं का। लोग आज भी जिन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं पिछली सरकारों के, वो पूरी तरीके से हिमायती हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की नियम के अनुसार, जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, जिनको हमने पूरी तरीके से अटेस्ट किया हुआ है। और अब पूरी तरीके से हम उनको चिन्हित कर रहे हैं। चिन्हित करने के पश्चात उनके ऊपर कार्यवाही करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है और आगे भी उनको चिन्हित करके करते रहेंगे। और ये समस्या सुलझनी चाहिए। किसानों को समस्या होगी तो हमारा उत्तर प्रदेश कमजोर होगा, इस पर पूरा ध्यान है। अगर किसानों की बात करें तो लगातार यह आरोप लगता रहा है कि जो 50 किलो की यूरिया की बोरी आती थी आज वो 45 किलो की हो गई है। किसानों की मुद्दों की बात करें तो 3 जो कृषि कानून आए थे, लगभग 1 साल आंदोलन चला। 1 साल आंदोलन चलने के बाद कृषि कानून वापस लिया गया। लगभग 700 किसान शहीद हो गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब कोई बिल बनता है तो उसमें वर्षों लग जाते हैं, तुरंत नहीं बनता। और सारे हित को देख करके ही बिल बनाए जाते हैं। तो वो बिल जब लोकसभा राज्यसभा में पास हो गए तो वो बिल तुरंत कैसे सरकार वापस ले ले? क्या ऐसा करना उचित होगा? नहीं तो फिर ऐसी क्या स्थिति बनेगी 1 साल बाद वापस लेना पड़ा? कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए यह बिल वापस हुआ। लगातार यही नेता भी आरोप लगाते रहे विपक्ष के कि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और यह जो आंदोलन है पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। हरियाणा के लोग थे, उसके बाद पंजाब के लोग थे, लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था इस पर ज्यादा इफेक्ट डाल रहा था यह आंदोलन। अक्सर जितनी भी खबरें देखी गई, जितने लोग आंदोलन में जुड़े रहे, वो सारे लोग किसान नहीं थे, ये आप भी जानते हैं और वहां की जनता भी जानती है, जहां पर ये लोगों ने धरना देकर के रखा था। ये बात से आप इनकार नहीं कर सकते। हाँ, हम किसानों को समझाने में कहीं ना कहीं विफल रहे, जिसके नाते हमको ये बिल वापस लेना पड़ा। हम एक नए तरीके से, नई व्यवस्था के अनुसार किसानों को आयोग में सम्मिलित करके फिर से एक नया बिल लाएंगे और किसानों की उन्नति के लिए सदा सर्वदा भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, खड़ी रहेगी। नहीं, उससे पहले तो किसानों को कहा गया कि ये लोग खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, तमाम ऐसे आरोप लगाए जाते रहे सत्ता दल में बैठे हुए नेताओं की तरफ से। तो अब आप बता रहे हैं कि सभी लोग किसान नहीं थे। अब ये चीज तो आप कह सकते हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग कह सकते हैं, लेकिन अगर किसानों का मुद्दा इतना प्रभावी नहीं होता उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो कृषि कानून बिल वापस हुए और इन चीजों पे काफी प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है चुनाव पे? इसको किस नजरिए? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए या अपने निजी फायदे के लिए कोई काम करती नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए और लोग अपने फायदे के लिए काम करती तो धारा 70 कभी हटता नहीं। राम मंदिर का मुद्दा कभी भी उत्तर प्रदेश से समाप्त नहीं होता। राम मंदिर का मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बन रहा है। इसके पहले भी तो सरकार भी आई थी, उन्होंने उस सरकार के प्रतिनिधियों ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों अर्जाए रखा? नहीं, सुप्रीम कोर्ट स्वयं थोड़ी हियरिंग करती है, उसके लिए तो सरकार शासकीय अधिवक्ता होते हैं, वो जाकर के वहां पर बहस करते हैं। क्यों नहीं किया? आज क्यों हो लगी है? आप कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मतलब जो राम मंदिर बन रहा है इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है या इसमें बीजेपी का हाथ है? मैं पूरी पारदर्शिता के साथ कहना चाहता हूं कि राम मंदिर जो बन रहा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही बन रहा है। किंतु यह मुद्दा हिंदू बनाम मुसलमान का जो और पार्टियों ने बना करके रखा था, जो हमेशा चुनाव में हिंदू बनाम मुसलमान राम मंदिर का डर दिखा करके मुसलमानों को वोट बैंक के तरीके से अपनी तरफ कन्वर्ट करते थे, वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया। चुनाव के पहले एक बयान आया था योगी जी का, उन्होंने कहा है चुनाव 80 बनाम 20 होने जा रहा है। योगी जी ने कहा था, तो इसका क्या मतलब? 80 बनाम 20 का क्या अर्थ? आपने क्या अर्थ निकाला? नहीं, हमें आपसे हम पूछ रहे हैं, हमें नहीं समझ आया। ये 80 बनाम 20 का अर्थ ये है कि जो 80% लोग भारत के समर्थक हैं और जो 20% लोग भारत के विरोधी हैं, ये चुनाव उनके लिए है। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। 20% लोग विरोधी कौन है? जो दंगा करते हैं,
जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो भारतीय किसानों को अपना नहीं समझते हैं, जो चाहते हैं कि दंगा हो, जो चाहते हैं कि शासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त ना चले, जो चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित ना हो, जो चाहते हैं कि हमेशा घूसखोरी चलती रहे, ये सारे ऐसे लोग हैं जो 80 बनाम 20 में आते हैं। नहीं, वो जो 20% है कौन लोग है, यही तो समझना चाहते हैं लोग भी। उनको आप कैसे भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जो जहां जहां आपको ऐसे लोग दिखे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो माफियागिरी कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर छिनैती कर रहे हैं, वो किसी जाति धर्म या समूह, किसी भी जाति धर्म से उसमें उनका लेना देना नहीं है। वो केवल भारत का विरोध, भारत की व्यवस्था का विरोध, भारत के संविधान का विरोध, यही उनका लक्ष्य है। ये 80 बनाम 20 है। निजीकरण को आप किस नजरिए से देखते हैं? निजीकरण को हम इस नजरिए से देखते हैं कि हमने हमारी पूर्व की सरकारें और हमारे कार्यकाल में जो हमने सारी व्यवस्था का आकलन किया, उस आकलन में एक सुचारू व्यवस्था, सुनिश्चित व्यवस्था और एक प्रकार की उपलब्धि कैसे जन जन को दिलाई जाए, उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है निजीकरण का। निजीकरण का रास्ता ही ऐसा रास्ता है जिससे जन जन को सुविधा व्यवस्था दी जा सकती है। कार्यवाही करने के लिए हम, जहां पे सरकारी कर्मचारी नियुक्त होते थे, जिनके लिए तैयारियां होती थी, रेल विभाग सबसे बड़ा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा जो रोजगार के लिए जाते हैं, अभी तमाम ऐसी भर्तियां चल रही हैं जिसको लेकर अभी हंगामा हुआ है। छात्रों को पुलिस द्वारा इलाहाबाद में पीटा गया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तमाम ऐसी चीजें रही। तो मतलब आप निजीकरण को सही मानते हैं या क्या, इसके बारे में क्या कहते हैं? निजीकरण को हम बिल्कुल सही मानते हैं, लेकिन कौन कौन सी जगह पर आप एक एक अगर बिंदु पर बात करेंगे तभी उसको पूरी पारदर्शिता के साथ बताया जा सकता है। रोजगार की बात करें, उत्तर प्रदेश में लगातार बेरोजगार इको गार्डन से लेके लगातार उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन करते रहे हैं और लगातार रोजगार की मांग करते रहे हैं। तो रोजगार के मुद्दे पर आज के समय में आपको क्या लगता है, बड़ा मुद्दा है? रोजगार बिल्कुल बड़ा मुद्दा है और रोजगार के लिए अभी तक की सरकारों ने उत्तर प्रदेश में जितना कार्य किया है उनमें अव्वल नंबर पर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने वोट दिए हैं, नहीं, कौन से रोजगार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रोजगार जो आप कह रहे हैं बीजेपी ने दिया है, भाजपा योगी सरकार ने दिया है, तो कौन कौन से क्षेत्र में रोजगार दिया है? प्रत्येक क्षेत्रों में, किस क्षेत्र में? पूरी पारदर्शिता के साथ में अगर हम शिक्षक भर्ती की बात करें जी, तो शिक्षक भर्ती में आप कहां तक मानते हैं कि रोजगार मिल सका लोगों को? लगभग जितनी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसके अनुरूप शिक्षा मित्रों को भी हमने स्थान दिया। उसके अनुरूप जो हमारे यहाँ 69,000 की जो वैकेंसी फंसी हुई थी उसमें भी हमने पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य किया, सबको ज्वाइनिंग दी। लेकिन आरोप लगा कि लगातार धरना प्रदर्शन चला कि पेपर आउट हो गया। आरोप तो लगते रहेंगे, पेपर आउट हुआ तो गिरफ्तारियां भी हुई, तुरंत गिरफ्तारियां हुई, लेकिन पेपर तब रद्द नहीं हुआ। लेकिन लोग कहते हैं कि भर्ती का मामला था इसलिए पेपर रद्द नहीं हुआ, यूपी टेट का पेपर आउट हुआ। आरोप और प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। आप भी जानते हैं कि सरकारें हैं, विपक्ष है, तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। किंतु आपको ये देखना पड़ेगा कितनी पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती हुई, शिक्षकों की भर्ती हुई। नहीं, शिक्षकों में आपने देखा होगा कि लगा पेपर आउट हुआ, ऐसा लोग कहते रहे, तमाम ऐसे प्रूफ भी आए, लेकिन पेपर रद्द नहीं हुआ। न तो उसकी जांच हुई, कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, बाकी कहा कि मामला सब ठीक ठाक है। प्रत्येक तो इसमें कैसे कह सकते हैं कि पारदर्शिता है? प्रत्येक विभागों में बनी हुई एक टीम है जो उसकी जांच करती है, उसने जांच में नहीं पाया होगा इसलिए उस पर कार्यवाही नहीं हुई। किंतु आप यह भी तो देखिए कि पूर्व की भर्तियां और आज की भर्तियों में जब कोई उठा मुद्दा कि ये ऐसा है वैसा, तुरंत उस पर जांच कमेटी बनी, उस पर लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उनकी जिम्मेदारियां सुनिश्चित कराई गई और उनको जेल भेजा गया। 5 सालों में सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, लगभग बिल्कुल हो गई हैं। लेकिन लगातार आप भी देखते होंगे, सभी देख रहे हैं, आप किसी भी सड़क पे पकड़ के जाइए, आपको लगता है कि गड्ढा मुक्त हो गई हैं सड़कें? मुझे लगता है कि जितनी रोडों पर मैं चलता हूँ वो गड्ढा मुक्त है। मतलब प्रतापगढ़ की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त लगभग 99.99% सड़कें गड्ढा मुक्त हैं। अच्छा जी। रोजगार जितना मिलना चाहिए था मिल गया लोगों को? नहीं, रोजगार देखिए, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, हर वर्ष हमारे यहाँ पर जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। मैं इन मुद्दों से अनजान नहीं हूँ, लेकिन हम प्रयत्नशील हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ पर जितनी व्यवस्था बनाई गई, मुद्रा लोन की एक व्यवस्था दी गई,
अपने अपने कार्य को छोटे छोटे रूप में शुरू करने के लिए बैंक के द्वारा उनको एक जो बैंक की सहायता के रूप में जो लोन दिया गया, इनसे लोग अपने अपने रोजगार आरंभ कर रहे हैं, छोटे रोजगार आरंभ कर रहे हैं। कौशल मिशन विकास मिशन के रूप में उनका भी समायोजन चल रहा है। आपने कहा कि चुनाव को देख के हमारी जो जुड़े हुए हैं कि पार्टी कुछ नहीं करती है, लेकिन अभी जैसे चुनाव आया, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वैसे योगी सरकार ने बिजली के आधे रेट कर दिए। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले भी अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। नहीं, इसके पहले जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं फ्री किया? नहीं, अब मान लीजिए वो वादा कर रहे हैं, लेकिन अब तक योगी जी ने 5 सालों में बिजली का बिल आधा नहीं किया, आज क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी ने इसके पहले कहा था कि हम पूरी उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त कर देंगे। कितने दंगा हुए? समाजवादी पार्टी की सरकार में लगभग सैकड़ों की संख्या में दंगे हुए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बता दीजिए दंगा हुआ? एक दंगा करने का केवल प्रयत्न हुआ, उसके बाद लोगों जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस घर से वसूली करा दी कि सरकारी संपत्ति पर नुकसान नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश हमारा घर है, हमारी व्यवस्था है, हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा को जो है व्यवस्थित करने की। आप संघ से जुड़े हुए हैं, एक बड़ा ही सवाल उठता है, लगातार विपक्ष उठाता रहा है, हाथरस कांड हुआ जिसमें पीड़िता के शव को रात में जला दिया गया। हाँ, और जबकि सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के सपोर्ट में आरएसएस हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन जब रात में शव को जलाया गया, हिंदू धर्म के हिसाब से जहां तक हम लोगों को जानकारी है, रात में दाह संस्कार नहीं हो सकता, लेकिन हुआ। और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार थी और केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, और लगातार कहा जाए तो हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली बीजेपी की सरकार थी। तो ऐसा क्यों हुआ, और इस मामले को आप किस नजरिए से देखते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक स्वयंसेवक होने के नाते मैं जरूर इस बात को, और सरकार ने भी इस बात को माना कि वहां पर जो हुआ वो गलत हुआ, उस तरीके से नहीं होना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने भी अपना स्टेटमेंट दिया कि हमने उस परिवार की सहमति से जो किया वो किया। उस पर जांच हुई, जांच कमेटी बनी, कार्यवाहियां हुई। तो देखिए, हम सरकार क्या करती है, सरकार व्यवस्था को चलाने का कार्य करती है। सरकार ने व्यवस्था के अनुरूप वहां पर जो आपत्तियां थी उसका निस्तारण करते हुए जिन जिन के खिलाफ हाथरस में उंगलियां उठी उनके लिए कार्यवाही की। आपने कहा कि कार्रवाई की, लेकिन लखीमपुर खीरी में एक कांड होता है, किसानों को ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं जिसको लेकर, और गृह राज्य मंत्री आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, उन्हें बर्खास्त नहीं किया जाता, आज भी गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप कहते हैं कार्रवाई हुई। गृह राज्य मंत्री अगर उनके ऊपर कार्यवाही नहीं हुई होगी तो निश्चित रूप से कोई भारतीय जनता पार्टी का तो जो है जांच कमेटी बनी नहीं थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में जांच कमेटी बनी, और जांच कमेटी में एक रिटायर्ड जज जो है उसकी जांच कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि वो जो जांच कर रहे थे उन्होंने उनको दोषी पाया और छोड़ दिया? नहीं, एसआईटी की रिपोर्ट भी आई, और ये आपको जानकारी हमसे ज्यादा। रिपोर्ट में कहीं भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ किया उसमें। उनके लड़के ने किया, उनके लड़के के खिलाफ कार्रवाई हुई, वो जेल में है। गाड़ी किसके नाम रजिस्टर्ड थी, इसके बारे में? अच्छा, ये बताइए, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन क्या ये सुनिश्चित करता है कि वही व्यक्ति मतलब जो हुआ मतलब कार्रवाई हुई? आप बिल्कुल कार्रवाई हुई, और निष्पक्ष कार्रवाई हुई, और आगे भी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई होती रहेगी, क्योंकि ये सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं है, बहुजन समाज पार्टी की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है। और आप केवल उत्तर प्रदेश को टारगेट करके क्यों रख रहे हैं? नहीं, तो आपको राजस्थान की घटना नहीं दिखती है कि रोड पर खड़े होकर के किसी व्यक्ति को पीट करके मार दिया गया? आपको राजस्थान के जयपुर की घटना को नहीं समझ में आता कि सामने गोली मार करके मार दिया गया? समय हम पट्टी विधानसभा में मौजूद है, आपको पट्टी विधानसभा के बड़े मुद्दे क्या लगते हैं, जमीनी स्तर के मुद्दे जो इस समय यहाँ पे जमीनी स्तर के मुद्दे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में पट्टी विधानसभा, उत्तर प्रदेश में पट्टी विधानसभा भी आती है। विधानसभा पट्टी में विकास का कार्य हमारे राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, जो हमारे विधायक हैं और वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, तो उन्होंने विकास की गंगा को बहाने का पूरा कार्य पट्टी विधानसभा में किया, और आगे भी जितनी भी आवश्यकता पट्टी की जनता के हृदय में वो राज करते हैं, हृदय में है वो, और जन जन को अपना वो भाई मानते हैं, अपनी बहन मानते हैं, अपनी माता मानते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर सबके पास पहुंचते हैं, और भविष्य में भी हर प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए वो समस्त कार्य करेंगे। तो मतलब अब की बार अगर कुछ होता है तो अब की बार जो समस्याएं लगातार जनता के बीच से उठ रही हैं, हम लोग लगातार जा रहे हैं लोगों के बीच में, उनसे जानने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी जो भाजपा के समर्थक हैं वो भी बताते हैं कि भैया एक ही समस्या है सबसे बड़ी, हम समर्थक तो बहुत बड़े हैं, सारे काम योगी जी अच्छे किए हैं, यहाँ पे पट्टी विधानसभा मंत्री जी अच्छा किए हैं, लेकिन किसानों से बड़ी दिक्कत है।
देखिए, साड़ों की वो भी व्यवस्था यही के लिए कहते हैं। साड़ों की व्यवस्था के लिए हमारे गो सेवा केंद्र बनाए गए हैं और उसकी व्यवस्था पर हमने भी अपने मंत्री जी से बात की हुई है और हमने इसको अवगत कराया हुआ है और स्थान चिन्हित हो रहे हैं। ये साड़ों की व्यवस्था को सुव्यवस्था में परिवर्तित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में करेगी। हम किसी भी किसान को साड़ों से किसी प्रकार की समस्या नहीं उनको बरतने देंगे और उनको जितनी भी समस्याएं हैं इन साड़ों से, वो सारी समस्या को समाप्त करने का कार्य करेंगे। जैसा कि साथियों आपने देखा, आज हमारे साथ थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए, उन्होंने तमाम ऐसी चीजें बताई। हमने यह जानने का प्रयास किया आपको क्या लगता है पट्टी विधानसभा में बड़े मुद्दे क्या हैं। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। धन्यवाद साथियों।